दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस ने कल्पना की नहीं होगी कि उसके हाथ में जितनी उंगलियां हैं उन उंगलियों से ज्यादा नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर चलते चले जाएंगे और उनकी तादाद रुकेगी कब कोई नहीं जानता है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ और जहां पर मुख्यालय है उसका पता है 24 अकबर रोड और निशाने पर 2024। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं चाहिए, इसका जिक्र गुलाम नबी आजाद ने खुले तौर पर कर दिया। 5 पेज के पत्र में उन्होंने अपने 50 बरस की यात्रा का जिक्र करते हुए मौजूदा वक्त में कांग्रेस को जिस तरीके से निशाने पर लिया वो हैरत अंगेज है। हैरत अंगेज इस मायने में कि कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त थमी नहीं है और शुरू कोई आज से हुई नहीं है। तो क्या कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा एक मंच की तरह है, एक ऐसा मंच जिस पर कोई भी आता है और अपनी सियासत साधता है और चला जाता है। और कांग्रेस की सत्ता की गूंज जब तक इस देश के भीतर में बरकरार रही, उन नेताओं ने अपनी सियासत उसी मंच पर चढ़कर शुरुआत की, थामी और आगे बढ़ाई। लेकिन अब कांग्रेस धीरे धीरे खत्म तो नहीं हो रही, या कांग्रेस को लेकर जो सवाल मौजूदा वक्त में बीजेपी की सत्ता हवा में उछाल रही है, कहीं वो यह तो नहीं मान रही है कि 24 अकबर रोड पर 2024 में वह ताला लगवा देगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर कांग्रेस का पहला परीक्षण कीजिएगा तो हो सकता है यह सवाल अनसुलझा सा रह जाए कि इस देश में बीजेपी के बाद दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं जो कांग्रेस के समकक्ष भी खड़ी हो पाए। लेकिन एक दूसरा सवाल और भी है। कांग्रेस की पहचान दूसरे तौर पर पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति की रही नहीं है। 1952 से लेकर 2022 तक इस दौर में 70 बरस के संसदीय राजनीति के इतिहास में कांग्रेस के लिए शायद यह सबसे बुरा क्षण हो सकता है। क्योंकि एक के बाद एक जो नेता कांग्रेस से निकलते चले गए, वह किसके साथ खड़े थे और किस लिए खड़े थे यह भी इस दौर में बहुत साफ होने लगा। यानी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है सत्ता चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है कि सत्ता की उम्मीद आपके साथ बनी रहनी चाहिए। क्या ये दोनों स्थिति कांग्रेस के हिस्से से गायब हो गई? इसीलिए एक फहरिस्त जब आप उठाना शुरू कीजिएगा तो उसमें एक बात जहन में आएगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, कपिल सिब्बल किसी दूसरे रास्ते से सही, किसी छत्रप के आश्रय सही वह राज्यसभा में पहुंच गए, जतिन प्रसाद बीजेपी के उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, हेमंत बिस्वा यह भी असम के मुख्यमंत्री बने, निकले कांग्रेस के जरिए ही। कैप्टन ने तो प्रयोग ही कर दिया पंजाब की राजनीति में, यह ऐसा प्रयोग था जिसमें हम अलग थलग हैं लेकिन बीजेपी के साथ खड़े हैं। और यही प्रयोग क्या गुलाम नबी आजाद कश्मीर में करने जा रहे हैं? यानी अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर कश्मीर में होने वाले चुनाव के मद्देनजर अपने वोट बैंक को भी साधेंगे, कांग्रेस के कुछ हिस्से को भी समेटेंगे और उसके बाद सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। क्या पंजाब में कैप्टन के साथ यह संभव हो नहीं पाया तो क्या जम्मू कश्मीर में संभव हो पाएगा? जम्मू कश्मीर को लेकर जो बिसात बिछाई जा रही है वह बीजेपी की भी अद्भुत है। तो क्या कहीं पर निगाहें होती है और निशाना कहीं और होता है? और गुलाम नबी आजाद ने अपने 50 बरस के राजनीतिक सफर का जब जिक्र किया तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह सबका जिक्र करते हुए कहा कमाल के दिन थे वो। उस दौर में हम जनरल सेक्रेटरी भी रहे, उस दौर में हम मुख्यमंत्री भी रहे, उस दौर में हम कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, हर किसी के साथ रहे, दर्जनों राज्यों के प्रभारी भी रहे। लेकिन अब की स्थिति बदल गई है। अब लगता है ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारा साथ देने वालों को ही हम ही से छीना जा रहा है। और शायद इसीलिए जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष जिस शख्स को बनाया गया उसकी उम्र 47 बरस, गुलाम नबी आजाद की उम्र 73 बरस। कांग्रेस के भीतर हवा चली, युवाओं को लेकर आइए तो 47 बरस वाले एक ऐसे शख्स को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जो गुलाम नबी आजाद के करीब का शख्स था। और विकार रसूल बानी जो कि बनिहाल से एमएलए भी रह चुके हैं, लेकिन गुलाम नबी ने गुस्सा प्रकट किया और कहा यह सही नहीं है, ऐसा लगता है जो बिसात बिछाई जा रही है उसमें हमसे ही हमारे ही लोगों को तोड़ा जा रहा है।
तो हमें लगता है कि आज जिस पन्ने की शुरुआत करनी है वो पन्ना और कहीं पर नहीं जाता है। 15 फरवरी 2021 से यह पन्ने की शुरुआत होती है। राज्यसभा में रिटायर हो रहे हैं या राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो रहा है गुलाम नबी आजाद का, और उसके बाद आंसू कांग्रेस के नहीं निकल रहे बल्कि देश के प्रधानमंत्री के निकल रहे हैं। और कार्यकाल पूरा होने के वक्त जो आंसू झरझर गिरे प्रधानमंत्री मोदी के, उसमें एक घटना का जिक्र जरूर था जिसमें किस तरीके से गुजरात के लोगों की मदद की गई थी जो कश्मीर में किस तरीके से एक वक्त फंसे थे। लेकिन आज उस घटना को भूल जाइए और उस झरझर गिरते आंसुओं की तर्ज पर कुछ दिनों के बाद पद्म भूषण का जो सम्मान दिया गया उसका भी जिक्र जरूरी है, जो सत्ता ने दिया, यानी मोदी सत्ता ने कांग्रेस के एक ऐसे नेता को दिया जिस नेता ने 49 ईयर्स यानी लगभग 50 बरस पहले कांग्रेस के साथ जुड़ने का ख्वाब इस आधार पर चुना था कि किस तरीके से सांप्रदायिक शक्तियां, इस देश के भीतर में हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले तत्व, इस देश की सियासत में आजादी के संघर्ष को बुलाने वाले तत्व, इन सब से हिटकर कॉलेज से निकले गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के साथ तब खड़े हुए थे। लेकिन देखिए 2022 आते आते इस देश की परिभाषा कैसे बदल दी गई, इस देश में हिंदू मुस्लिम की सियासी जमीन को कैसे पुख्ता किया गया, अलग अलग तरीके से मोटी लकीर खींचकर। इसी दौर में आजादी की तारीख भी 2014 बताने की बाखूबी कोशिश हुई। नेहरू को खारिज किया गया, सरदार पटेल को अपनाया गया, लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र हुआ, इंदिरा गांधी के माथे पर आपातकाल लिखने से कोई कतराया नहीं। मनमोहन सिंह को लेकर निशाना साधा गया, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव को गले लगाने से हिचके नहीं। एक अलग परिस्थिति में बीजेपी चल पड़ी और बीजेपी ने जो नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें कांग्रेसियों को ही साथ लेने की प्रक्रिया में और अलग अलग राज्यों में सत्ता में आने की जो सोच और जो बिसात बिछाई गई वो बहुत ही शानदार बिसात है। तो क्या उसके नए शिकार गुलाम नबी आजाद हुए हैं, या गुलाम नबी आजाद को वाकई बड़ी दर्दनाक स्थिति हो गई थी कांग्रेस के भीतर, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। और फरवरी में जब प्रधानमंत्री के राज्यसभा में उनके रिटायरमेंट, उनके कार्यकाल खत्म होने के साथ जब झरझर आंसू गिर रहे थे तो इस बात का जिक्र हो रहा था उन्हें दोबारा लाया जाए या नहीं लाया जाए। नहीं लाया गया। तो क्या ये झरझर आंसू इसलिए गिरे थे कि लाना चाहिए था, या फिर यह एक पहली लकीर थी जिसमें इस बात का अंदेशा था कि हम आपको सम्मानित भी कर रहे हैं और इसके बाद आप हमारे साथ कैसे आकर खड़े होंगे। पद्म भूषण से सम्मानित होना किसी कांग्रेसी के लिए बीजेपी सत्ता के जरिए यह एक अद्भुत दौर है। लेकिन इस दौर के भीतर में अब दो परिस्थिति के साथ चलने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल, एक लंबी फहरिस्त है, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, हेमंत बिस्वा, कैप्टन आरपीएन सिंह, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, जयवीर शेरगिल। ये एक लंबी फहरिस्त है जो उंगलियों को पार करती चली जाएगी और जो चुनाव चिन्ह हाथ है उसमें बिना उंगलियों के ये हाथ कहीं आपको नजर ना आने लगे। तो पहली स्थिति यह है। दूसरी स्थिति है गुलाम नबी आजाद की खुद की, कश्मीर को लेकर उनकी पहचान, ठीक वैसे ही कैप्टन की जो पंजाब को लेकर पहचान, या फिर अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेसी छत्रप हैं उनकी जो पहचान रही है। अब गुलाम नबी आजाद कहते हैं हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, और अपनी अलग पार्टी का मतलब वह एक दो बार नहीं कई बार निशाना बीजेपी पर साधने से कतराएंगे नहीं। लेकिन क्या वो बोल पाएंगे कि इस देश के भीतर मुसलमानों की जो परिस्थिति बीजेपी ने अपने सियासी लकीरों से की है, और जिस तरीके से समूचे देश के भीतर भी एक सांसद, एक विधायक मुस्लिम आपको नजर नहीं आएगा जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर आ गया हो, पहुंच गया हो विधानसभा या लोकसभा में, तो फिर गुलाम नबी आजाद उस कश्मीर से आते हैं जहां बहुसंख्य तबका मुसलमान का है। लेकिन जो नया नवीनीकरण किया गया है, जिसको पुनर्गठन कहिए या जिसको नए तरीके से जो सीटें तय की गई है, उसमें इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस किया गया। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी को नए तरीके से परिभाषित कीजिए जिसमें ऐसा ना हो कि वोट बैंक बीजेपी के हक में बिल्कुल ना आए और बहुसंख्य तबका वहां का मुस्लिम जो है वह बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जिता दे। तो ऐसे में जम्मू का हिस्सा तो बीजेपी के पास रहता है लेकिन कश्मीर का हिस्सा नहीं रहता है। तो फिर
कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज चीजों को बदलना पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा वोट का पावर भी उनको दे देना जो कि प्रवासी मजदूर के तौर पर वहां पर हैं और जो सेना की मौजूदगी है। लगभग 24 से 25 लाख नए वोटर एक ऐसे राज्य में जहां पर 70 से 75 लाख वोटर हो, तो आप कल्पना कीजिए कि वहां पर कोई भी वह पॉलिटिकल पार्टी जो नए वोटरों को बना रही है और उनकी तादाद पुराने वोटरों के हिसाब से लगभग 1/3 यानी 30% और जुड़ गए। ऐसे में उस पॉलिटिकल पार्टी की मंशा क्या हो सकती है? हर हाल में बीजेपी को कश्मीर चाहिए, उस कश्मीर पर अपनी राजनीतिक सत्ता चाहिए और वो उसे मिल नहीं सकती है। ऐसे में उसे एक साथ चाहिए। उस साथ का आस अटल बिहारी वाजपेयी तक फारूक अब्दुल्ला का साथ रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ रहा। नायाब प्रयोग मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर किया, लेकिन महबूबा मुफ्ती धीरे धीरे समझ पाई कि स्थिति किस दिशा में जा रही है, तो वो अलग हो गई। यानी कश्मीर के भीतर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ पीडीएफ, तीसरी तरफ कांग्रेस, चौथी तरफ बीजेपी आती है। और इस तीनों चारों फहरिस्त में जब देखिएगा तो बीजेपी को एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। और अगर कांग्रेस से निकला हुआ शख्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है और जो नए वोट बैंक और नए वोटर्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं उसके आश्रय कब्जा करना जम्मू कश्मीर पर, विधानसभा जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया और इस माध्यम से खरीदा कि अडानी ने जब खरीदा तो एनडीटीवी के मालिकान को पता भी नहीं चला कि ऐसा हो गया। ठीक वैसा ही है कि जम्मू कश्मीर के भीतर नए वोटर और कांग्रेस से निकलकर गुलाम नबी आजाद का नई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव के मैदान में कूदना और अंदेशा देना हम आ रहे हैं। यह है पहला हिस्सा। लेकिन अब इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लेकर आइए। राजनीतिक सत्ता ने इस देश के सामाजिक समीकरणों को कितना बिगाड़ा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और राजनीतिक सत्ता के लिए इस देश में जाति और धर्म को लेकर समाज को बांटना और जाति और धर्म के नाम पर सोशल इंजीनियरिंग और सेकुलरिज्म का पाठ भी इसी देश में इस रूप में पढ़ाया गया, जहां पर सत्ता उसको मिल जाए जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने लगे, उसको मिल जाए जो 80-20 करने लगे, उसको मिल जाए जो सोशल इंजीनियरिंग की दिशा में बढ़ जाए, उसको नहीं मिले जो मुद्दों के आश्रय चीजों को उठाते हुए उस दिशा में जिक्र करना शुरू करे कि दरअसल राजनीतिक सत्ता का मतलब तो इस देश की अखंडता, इस देश के सामाजिक स्वराज वातावरण को बनाना और इस देश के भीतर में लोगों की जिंदगी की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन अब आइए असल खेल पर, जिसमें 5 पेज का पत्र लिखा गया है। उस 5 पेज के पत्र पे लगभग 1.5 पेज पूरे तरीके से राहुल गांधी को समर्पित है। यानी राहुल गांधी निशाने पर है। राहुल गांधी इस देश में बीजेपी के आईटी सेल के भी निशाने पर हैं। राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधने के अलग अलग तरीके हैं। यानी ध्यान दीजिए तो इस देश के भीतर में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या उसका नेता आपको दिखाई नहीं देगा जो कि इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर आ रहा हो। तो विपक्ष की शून्यता और उस शून्यता से निकली हुई बीजेपी की सत्ता, उस सत्ता को बरकरार रखने के लिए विपक्ष के भीतर सेंध लगाने की स्थिति और उसमें कांग्रेस को तोड़ने और कांग्रेस के साथ उनके लोगों को अपने साथ शामिल करने की पूरी प्रक्रिया राज्य दर राज्य आपको बाखूबी नजर आएगी। 177 एमएलए और एमपीज इस दौर में कांग्रेस को छोड़कर चले गए, जिसमें से 155 बीजेपी में गए जो राज्यों से जुड़े थे, जो केंद्र से जुड़े थे। अब सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या वाकई 2024 को लेकर जो बिसात नरेंद्र मोदी बिछा रहे हैं उसमें वह एक एक सीट पर ध्यान रखे हुए हैं, एक एक राज्य पर ध्यान रखे हुए हैं, एक एक व्यक्ति पर ध्यान रखे हुए हैं, एक एक विपक्ष के नेता पर ध्यान रखे हुए हैं कि किसका कहां कितना आधार है, उसके आधार पर ही चीजें डेवलप होंगी। हो सकता है, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा यहीं से निकलता है कि कांग्रेस को इसी वक्त लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। पहला, कांग्रेस सत्ता में नहीं है। दूसरा, कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति है कि वह विपक्ष की स्थिति में भी विपक्ष का नेता लोकसभा के भीतर होना चाहिए। तो
15% सीटों पर कम से कम उसे जीत मिलनी चाहिए 543 में से, लेकिन वह 10% के ही इर्द गिर्द आकर खत्म हो जा रही है। इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं थी। यानी जो कांग्रेस को मंच मानकर चल रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग उड़ गए, क्योंकि यह मंच की उपयोगिता उनके लिए नहीं रही। लेकिन गुलाम नबी आजाद का नाम आते ही लगता है कि यह मंच के लिए नहीं थे, यह तो उस पॉलिटिकल पार्टी को सींच रहे थे। लेकिन अब की स्थिति में क्या इस देश के भीतर में राजनीतिक परिभाषाएं बदल गई, या इस देश के भीतर में राजनीति करने के दौरान कोई मुश्किल हालात अगर राजनीतिक सत्ता खड़ी कर दे तो फिर जेल का दरवाजा नजर आने लगता है, घर में छापे पड़ने लगते हैं, ईडी और सीबीआई नजर आती है। इनसे बचने के रास्ते हैं कि आप सत्ता के समक्ष और सत्ता के साथ खड़े हो जाइए, या फिर बिल्कुल एक अलग स्थिति है कि गुलाम नबी आजाद का मैसेज बीजेपी के उस मैसेज से बड़ा है, जहां पर यह सवाल उठता रहा कि सीएए और एनआरसी इसलिए लाया गया कि हिंदू मुस्लिम में एक खटास पैदा हो। इसीलिए 2020 का जिक्र उत्तर प्रदेश में किया गया कि मुसलमानों के वोट बीजेपी को नहीं चाहिए। और गुलाम नबी आजाद ने 2019 में इस बात का भी रोना रोया कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पर खुद को हिंदू बताने पर तुली है, तो ऐसे में कांग्रेस भी अगर उसी दिशा में जा रही है तो फिर भविष्य क्या है। 2019 के चुनाव प्रचार में वह कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और उससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी वह कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तब यह सवाल हो सकता है गुलाम नबी आजाद के हिस्से में जरूर आया होगा कि कांग्रेस भी मोदी के साथ या मोदी को काउंटर करने के लिए खुद को जनेऊ पहनाना और हिंदुत्व के आश्रय चीजों को लेना इस दिशा में चली गई है, तो फिर भविष्य क्या है, उम्मीद क्या रखी जाए, यह सवाल खड़ा हो सकता है और खड़ा हुआ होगा। तो ऐसे में क्यों नहीं उधर ही चला जाए जहां से ये बातें निकल कर आ रही है। तो हम तो मुसलमान ही रहेंगे, और जब हम मुसलमान रहेंगे और सामने वाला खुद को हिंदू पार्टी बनाने पर तुला है और हिंदू पार्टी को टक्कर देने के लिए जनेऊ पहनने पर उतारू है, तो क्यों नहीं हम भी उस दिशा में चले जाएं। सत्ता तो पास में रहेगी, ये भी हो सकता है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा गंभीर सवाल यह है कि जब उसके ठीक पैरेलल में फरवरी 2021 में जब राज्यसभा में कार्यकाल पूरा होता है तो G23 का निर्माण होता है। G23 यानी 23 नेता कांग्रेस के जो विरोध कर रहे हैं गांधी परिवार के इर्द गिर्द की उस कोटरी का, जिस कोटरी का जिक्र गुलाम नबी आजाद अपने पत्र में यह कहकर कहते हैं कि सारे सुझाव लगता है पीए दे रहा है या ड्राइवर दे रहा है या पता नहीं कौन दे रहा है। यानी पार्टी नहीं चल रही है, कुछ और चल रहा है। और इसमें जो चापलूस है, जो करीब है, शेरगिल ने भी इसी बात का जिक्र किया। शेरगिल प्रवक्ता के तौर पर टैलेंट हंट जो किया गया था 2014 में, वहां से कांग्रेस ने शेरगिल को निकाला था और उनको यह कहकर जाना पड़ा कि लगता है चापलूसों की भंडार है यहां पर। अब अगला सवाल है कि जब आप हमला कर रहे हैं राहुल गांधी पर, तो कह रहे हैं भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। एक हिस्सा यहां पर समझिए कि वाकई अगर इस देश में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस जो निकाल रही है, तमाम कमजोरियों के बाद, तमाम असफलताओं के साथ, तमाम राजनीतिक जमीन पुख्ता ना होने के बावजूद 3,500 किलोमीटर अगर कांग्रेस चलती है अपने हाथ को साथ लिए हुए, तो उंगलियां एक एक करके इस देश के भीतर में सरोकार के साथ भी हो सकता है जुड़ती चली जाए। इस देश के भीतर में राजनीतिक सरोकार मौजूदा वक्त में खत्म हो गए। हर पॉलिटिकल पार्टी ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, चकाचौंध का सहारा लिया, पूंजी का सहारा लिया, खौफ पैदा करने की स्थितियां पैदा की, समाज को बांटने की राजनीति की, और उसके जरिए राजनीतिक सत्ता मिलती चली गई। गुलाम नबी आजाद ने भारत जोड़ो यात्रा पर भी चोट की है कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालते तो ज्यादा बेहतर होता। भारत जोड़ो यात्रा कहीं खतरे की घंटी मौजूदा राजनीतिक सत्ता से निकली हुई विचारों और विचारधारा को लेकर तो नहीं पैदा हो जाएगी इस देश के भीतर में, क्योंकि कोई अगर पूरे देश को नापता है तो वह खुद बदलता है। राहुल गांधी ये फैक्ट है कि उस तरीके से राजनीतिक सरोकार को पैदा कर नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने बचपन से सत्ता को अपने घर के आंगन में देखा है, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कभी संघर्ष के आश्रय उस रूप में हुई नहीं है। रैलियों के जरिए नारा लगाना, सड़क पर बैठना, यह एक अलग परिस्थिति है।
संघर्ष की परिस्थिति लोगों के साथ सरोकार के तौर पर जुड़ती है, एक रात भोजन करने से नहीं जुड़ती है। यह भी फैक्ट है। किसी दलित के घर बैठ जाइए, किसी गरीब पिछड़े के साथ भोजन कर लीजिए, प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत कर लीजिए, यह सरोकार पैदा नहीं करता। वो आपके विचारों में कैसे घुलेगा मिलेगा। और अब आपको जो पॉलिटिकल पार्टी चलानी है उसके विचार भी कितने ईमानदार होने चाहिए और उस ईमानदारी के लिए कौन सी पहल ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए उसको दिखलाने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा की ट्रेनिंग उस दिशा में ले जाकर खड़ा कर दे, गांधी फैमिली को ही यानी राहुल गांधी को ही ले जाके खड़ा कर दे, तो कांग्रेस की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि और देश के लिए शायद एक राजनीतिक कायाकल्प की परिस्थिति बन सकती है। लेकिन वो मादा आपके भीतर होना चाहिए उस ईमानदारी के पाठ का जिसमें देश को समझने के लिए आप भी निकले हैं और देश भी आपको इस यात्रा से समझना चाह रहा है। तो क्या गुलाम नबी आजाद की टाइमिंग कश्मीर चुनाव से कहीं ज्यादा उस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है जिसे डिरेल्ड करना मौजूदा राजनीतिक सत्ता की पहली जरूरत हो चली है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को अगर डिरेल्ड बीजेपी कर देती है या फिर मीडिया में उसका कोई संवाद नहीं आता है, कोई बात नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रा हो रही है, जरा समझने की कोशिश कीजिए, लोगों के बीच कांग्रेस जा रही है। क्या ऐसी स्थिति पहली बार इस देश के भीतर कांग्रेसी महात्मा गांधी के बात करने की स्थिति में आए हैं? हो सकता है। लेकिन एक सवाल और भी है। राहुल गांधी को समझना होगा कि वह गांधी नहीं है और कांग्रेस पार्टी को भी अब समझना होगा कि अब कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। इन दो परिस्थितियों से जैसे ही कांग्रेस निकलेगी उसके सामने खुद को लेकर एक संघर्ष का रास्ता नजर आएगा। यही वो रास्ता नहीं है जिस वजह से इतनी लंबी फहरिस्त है कि हर कोई छोड़ते चला गया, क्योंकि वैचारिक तौर पर भी कोई उम्मीद पार्टी के जरिए अगर ना जाग पाए तो फिर मानसिक तौर पर एक दिवालियापन हर नेता के भीतर यह सोचकर आ जाता है कि पार्टी में थे तो सत्ता रही तब ना रहना चाहिए, तो जहां सत्ता है वहीं उड़ चलो, और उसके बाद उड़ान की दिशा में वो चला जाता है। यानी सबसे बड़ा हिस्सा जो इस दौर में इस देश ने अपने आप से गंवा दिया है वह है विचारों का। विचारधारा नहीं है, विचार नहीं है, तो विजन भी नहीं है कि भारत को कैसा होना चाहिए। हम डे टू डे यानी हर दिन की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। बैंक कंगाल हो गए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, यहां तक कि भविष्य निधि का पैसा लोग निकालने पर मजबूर हो गए। स्थितियां नाजुक है और इन परिस्थिति में कश्मीर का सवाल, कश्मीर की राजनीति का सवाल, राजनीतिक सत्ता पाने की चाहत, कांग्रेस मुक्त भारत की सोच और नरेंद्र मोदी का कद इस दौर में आरएसएस और बीजेपी से कहीं बड़ा नजर आना, यानी एक खिड़की ही है इस देश के भीतर में यह दिखलाया और जतलाया जा रहा है। वही खिड़की, वही दरवाजा, वही एकमात्र रास्ता अगर इस देश के भीतर में बन रहा है तो यह लोकतंत्र के खात्मे का पहला चिन्ह है। लेकिन जब आप इससे आगे निकलेंगे तो चार सवाल और आपके सामने आएंगे। पहला सवाल, एआईसीसी को लेकर जो चुनाव हो रहा है, जिसको उंगलियां उठाई गई हैं कि पूरा चुनावी प्रोसेस ही फ्रॉड हो चला है, तो क्या वाकई इलेक्शन फ्रॉड तरीके से कांग्रेस लड़ रही है? उसमें जो अध्यक्ष बनेगा, जिसमें गांधी फैमिली नहीं बनेगी या नहीं बनना चाहती है, या राहुल गांधी ने खुद को दरकिनार कर दिया है, तो उसको लेकर सवाल उठे उससे पहले खुद को अलग कर लो, यह सोच आकर खड़ी हो गई। और इस तीसरी प्रोसेस में जो महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है पत्र में, उस महत्वपूर्ण जिक्र को तो बार बार होना चाहिए। बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कौन सा इलेक्टोरल रोल काम करता है, वहां कौन कौन कार्यकर्ता है, कितनी बड़ी तादाद में है, ये सारी चीजें क्या वाकई कांग्रेस के भीतर गौण हो चली हैं? अगर गौण हो चली है तो जिन उंगलियों का जिक्र नेताओं के छोड़ने के साथ हम गिनना चाहते हैं, हो सकता है उसमें सारे हाथ की उंगलियां, सारे पांव की उंगलियां और बड़ी तादाद में ऐसे नेताओं की फहरिस्त बनती चली जाएगी जो कांग्रेस पार्टी छोड़ते चले जाएंगे। क्योंकि उम्मीद का खत्म होना, विचार शून्य होना, विजन ना होना और ऐसे में वैचारिक तौर पर लोगों को साथ ना जोड़ पाना और आम लोगों के साथ सरोकार का खत्म होना, मुद्दे उठाने से सरोकार नहीं होते हैं, यह भी समझना होगा। लेकिन फिर भी जुदा हुए हैं एक ऐसे शख्स के रास्ते जिनका नाम गुलाम नबी आजाद है।
वो गुलाम भी है, वो आज़ाद भी है और नबी भी है। सोचिए, इस नाम के साथ 50 बरस तक कांग्रेस के साथ जीते हुए हर सुख, हर मलाई, हर चकाचौंध, हर सत्ता और उसकी ताकत को जिस शख्स ने महसूस किया और राज्यसभा में भी प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर जिसकी मौजूदगी 7 बरस तक रही, जैसे ही सब गंवा दिया वैसे ही संघर्ष करने का रास्ता खुला और 73 बरस की उम्र में संघर्ष किया नहीं जाता है। तब तो आराम तलबी की जरूरत होती है। तो क्या ये रास्ता सत्ता की दिशा में जा रहा है जो गुलाम नबी आज़ाद ने चुन लिया, या ये रास्ता ऐसा है जो भारत के भीतर में वैचारिक बहस बीजेपी को लेकर जिस बात के जरिए चल रही थी, गुलाम नबी आज़ाद रबड़ बनकर उसको मिटाना चाहते हैं क्या? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब कहां से कैसे मिलेगा यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिर भी आखिरी बड़ा सवाल 2024, बीजेपी और मोदी चाहते हैं 24 अकबर रोड में ताला लग जाए। 2024 से पहले जम्मू कश्मीर हमारे पास आ जाए और उसकी अगुवाई गुलाम नबी आज़ाद करते हुए दिखाई दे। और 2024 इन सब के बीच भारत जोड़ो यात्रा की परिस्थितियां इस देश में एक चिंगारी की तरह चमक उठे, यह कांग्रेस चाहती है। देखते हैं सफल कौन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।